नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। नेशनलिज्म शब्द का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग होते हैं, जैसा काम करते हैं वो, उस तरह से कहा जाता है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म कहाँ जानना है? इंडिया में, यानी कि भारत में। भारत में नेशनलिज्म कैसे हुआ, कैसे फैला, वरना लोग जो है, भारत के जो लोग थे वो किस प्रकार से राष्ट्रवादी हुए, राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए, इस चक्कर में समझना हम लोगों को, है ना। देखिए बेसिकली आपको इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में और गांधी जी से जुड़ा हुआ मूवमेंट सबको पढ़ना है, ठीक। जैसा कि हम अभी तो मॉडर्न शेड्यूल आप पढ़े नहीं है, तो इसलिए आपको ये चीज नहीं पता होगा। यहाँ सही है। भारत में वियतनाम के तरह ही और बहुत तरह की कॉलोनियां बसाई गई थी। कॉलोनीज क्या होती है? जब कोई एक देश का जो व्यक्ति होता है, जब दूसरे देश में जाकर के वहां शासन करना शुरू कर देता है, तो अपना छोटा छोटा जो वो अपना राज्य बनाता है, उसी को कॉलोनीज कहा गया था। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश जो है भारत में आई, ठीक है। ब्रिटिश भारत में आई, आई क्यों थी? आई थी व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन ट्रेड करते करते धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया, सारे सत्ता को अपने हाथ में लेकर के, और युद्ध करके युद्ध जीतते चले गए, और वहां पर क्या किया, अपनी कॉलोनी बसाना शुरू कर दिया, अपना घर आवास बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब इस कॉलोनिज्म से लोग लड़ना शुरू किए, तो उनको पता चला कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो यूनिटी है, अगर हम लोग एक साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो हम लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, और इन राज्य से, जो ब्रिटिश का राज हमारे ऊपर, शासन हमारे ऊपर है, उससे हम लोग स्वतंत्रता पा सकते हैं, है ना। लेकिन हर तरह के जो क्लास के लोग थे, अब हर तरह क्लास मतलब, अब मिडिल क्लास अलग हो गया, लेबर क्लास अलग हो गया, फार्मर अलग सेक्शन हो गया, ट्राइबल्स अलग सेक्शन हो गया, तो हर क्लास के जो लोग थे, इनके लिए कॉलोनिज्म का मतलब अलग अलग था, और कॉलोनिज्म का इफेक्ट अलग अलग था, ठीक है। यहाँ तक कि आज़ादी का भी मतलब इन लोगों के लिए अलग अलग हो रहा था। जैसे कि किसान की अगर बात की जाए, किसान समझते थे कि यदि हमको जो है आज़ादी मिल जाएगा, तो हमको क्या होगा, हमको कर नहीं देना पड़ेगा, लगान नहीं चुकाना पड़ेगा। किसान की आज़ादी का ये मतलब था, है ना। वहीं पर मर्चेंट जो थे, ठीक है, मर्चेंट क्या चाहते थे, मर्चेंट चाहते थे कि हम अपना सामान जो है अपने ही देश में बेचें, अपने ही देश में रखें, और हमको उसके अधिक पैसे मिल सकें। जो हमको बाध्य किया जाता है कि जैसे कॉटन वगैरह है, मान लीजिए फार्मर कॉटन उपजाया, तो अंग्रेज जो क्या करते थे, बाध्य कर देते थे कि आपको अपने कॉटन का इतना भाग, 2/3 भाग जो है वो हमको ही बेचना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को ही बेचना पड़ेगा, और किसी को नहीं बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता था, यहाँ के जो लोकल मर्चेंट थे उनको ये चीज़ बहुत महंगा बिकता था, इस वजह से इनके कपड़े बाजार में महंगे हो जाते थे। तो लोकल इंडिया में ही, इंडिया के अंदर ही, इंडिया से बने हुए जो सामान के कपड़े होते थे, वो जो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते थे। और ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से सामान, रॉ मटेरियल को ले जा करके अपने देश में, इंग्लैंड में फैक्ट्रीज जो थी, उनकी फैक्ट्रीज में अपने कपड़े बनाते थे, और वो कपड़ों को फिर ला करके क्या करते थे, इंडियन मार्केट में बेचते थे। तो ये कपड़े जो होते थे वो सस्ते बिकते थे। सस्ते इसलिए बिकते थे क्योंकि यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल था वो सस्ते दामों पर खरीद लेते थे किसान से, ब्रिटिशर्स। तो उनका बनाया हुआ कपड़ा। अच्छा, दूसरा क्या था, यहाँ पर हस्तकरघा उद्योग था, हाथों से बनाया जाता था। जबकि ब्रिटेन में क्या था, वहाँ पर उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी, तो वहाँ पर मशीन सेटअप होना शुरू हो गए थे। ये लोग क्या करते, रॉ मटेरियल ले जाकर के मशीन से कपड़े बनाते थे। तो जो एक शर्ट को यहाँ बनने में 5 से 6 दिन का समय लगता था, वहाँ 5-6 घंटे में तैयार हो जाता था कई शर्ट। तो समय बहुत कम लगता था, तो चीप भी होता, सस्ता होता था। समझे बात को? क्लियर है? तो इस तरह से फ्रीडम का मतलब जो है हर किसी के लिए अलग अलग हुआ। कांग्रेस जो थी, द कांग्रेस, महात्मा गांधी के बैनर तले या महात्मा गांधी के अंदर
आकर के कोशिश किए कि अलग अलग जो ग्रुप है उनको एक साथ लाया जाए और एक तरह का आंदोलन शुरू किया जाए, क्योंकि हर जगह से अगर छिटपुट आंदोलन होता था तो वो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था। जैसे 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसका सुने होंगे आप। 1857 की क्रांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 1857 की क्रांति क्या थी कि बैरकपुर जिला था। कहाँ पर था बैरकपुर जिला? अभी भी है बैरकपुर, बताइए कहाँ है, आप तो जानते होंगे, कोलकाता में है ना। बैरकपुर, वहीं पर जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ था। बैरकपुर में एक जो है व्यक्ति था जिनका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी में। मैटर क्या था? हाँ, अच्छा, बैरकपुर में आपका स्कूल है। तो ये मैटर क्या था 1857 के रिवॉल्ट का? मैटर ये था कि इनफील्ड राइफल जो है उस समय सेना में भर्ती की गई थी। इनफील्ड राइफल, हाँ, लंबा लंबा जो राइफल होता था, इनफील्ड राइफल, उस समय ब्रिटिश की सेना में इनफील्ड राइफल की भर्ती की गई थी। अब इनफील्ड राइफल जो था उसमें क्या होता था कि जो गोली लगता था, काटे जो लगता था, ठीक है, उसके ऊपर में एक चमड़ा का कवर रहता था, ठीक है, उसको दांत से खींचना पड़ता था, तब वो जो है फिट होती थी उसमें, बैरल में। ये जो बैरल था आपका बंदूक का, इसके बैरल फिट करने के लिए इस गोली के ऊपर वाले चमड़े के हिस्से को खींचना पड़ता था। जब ये चमड़ा निकल जाता तब फिर इसको इसमें डाला जाता था और तब फिर फायर होता था वो बंदूक से गोली। अब ऐसा अफवाह फैला दिया गया, या शायद हो सकता है सही भी हो, कोई जानता नहीं है, कि यह जो चमड़ा का जो ये बना हुआ है, इसके अंदर गाय का और सुअर का चमड़ा है। नहीं, इंडियन। ये जो चमड़ा है इसके अंदर क्या है, गाय का और सुअर का चर्बी है, यानी गाय और सुअर की चर्बी से ये जो है ये बना हुआ है, इसके दांत से खींचेगा। तो अब गाय तो बहुत ही रिलीजियस कम्युनिटी का चीज़ है हिंदुओं के लिए, और उस समय 1800 में तो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस होते थे, अभी भी है। और सुअर जो है मुस्लिम जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ये है, सुअर की चर्बी के लिए। क्या हुआ वहाँ पर, इस तरह से सरकार के खिलाफ जो है वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा कि जो भी सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उन्होंने कहा कि हम ऐसी चर्बी वाले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम इसको नहीं चलाएंगे, ऐसे वेपन को, ठीक है। अब नहीं माना, जब जबरदस्ती किया तो फिर वहाँ पर फायरिंग शुरू हुआ, और वहाँ से फिर 1857 में क्रांति की शुरुआत हो गई। सबसे प्रथम क्रांति जो थी रिवॉल्ट 1857 की मानी जाती है। ऐसे तो बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे उसके पहले भी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा समय तक चला और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा, जिसके लिए ब्रिटिश शासन को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी थी, हुआ था 1857 का रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट के समय में और भी बहुत सारे ऐसे थे जो तात्या टोपे, आपके रानी लक्ष्मीबाई, अलग अलग जगहों से और भी बहुत सारे लोग इसमें कूदे थे, और है ना, मुगल साम्राज्य के भी जो शासक थे वो भी इसमें जो है रिवॉल्ट में हिस्सा लिए थे। लेकिन यह क्या हुआ, लास्ट में दबा दिया गया इस रिवॉल्ट को ब्रिटिश शासन के द्वारा। कारण क्या था कि यह संगठित नहीं था, ये ज़्यादातर आपका जो इंडिया का नॉर्दर्न क्षेत्र है उधर और साउथ के क्षेत्र की तरफ नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। ये आपका मान के लगभग इस स्टेज में यहाँ पर सेंट्रल में, इंडिया के सेंट्रल हिस्से में ही सिमट कर रह गया, ना तो इसका फैलाव साउथ की ओर हुआ, ना इसका फैलाव नॉर्थ की ओर हुआ। पूरे इंडिया में एक साथ जो है इसका लहर नहीं देखा जा रहा है। एक खास स्थान पर आपका सेंट्रल इंडिया में इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, इसलिए दंडात्मक कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार सक्षम रही, ठीक है। अब समझते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है जो मूवमेंट चलाया गया, उसमें कांग्रेस जो थी संस्था थी, कांग्रेस ने हिस्सा लिया, है ना, और हिस्सा लेके कोशिश किया कि अलग अलग तरह के जो ग्रुप है उनको एक ही आंदोलन के अंदर लेके आया जाए।
लेकिन ऐसा जो है संभव नहीं हो पाया, कहीं न कहीं तकरार होते रहा। और उसके बाद कांग्रेस का भी बाद देखिएगा तो दो भाग हो गया, नरम दल और गरम दल, फिर जो बाद में जाकर के मिल गया एक दूसरे से। ठीक है। आपने पहले के टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि किस तरह से भारत में नेशनलिज्म फैला 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी यानी कि कौन सा हुआ साल? 1900। 1900 सेंचुरी जो होती है अधिक होती है, जैसे अभी हम लोग 2021 में है ना। सेंचुरी कौन सा है? 21st सेंचुरी में। ठीक है, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं ना अभी हम लोग, 21st सेंचुरी में। हाँ, नहीं, कहाँ, एक 100 साल पीछे रहिएगा जी। हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में। शताब्दी जो होती है वो पहला एक अधिक होता है, जैसे 2000 अगर लिखा है, 2021 है, तो आपकी शताब्दी होगी कितनी? 21st सेंचुरी, है ना। पीछे पूरा 20, ये यहाँ से देखिए 20 ये रहेगा ना, तो 21st होगा। और 21 होगा या 2100 हो जाएगा, तब ये 22 हो जाएगा सेंचुरी। यहाँ इस साल से मतलब होता है। हाँ, अगर 21वां में चले जाइएगा आप, 2100 जैसे अगर आपका ईस्वी आ जाएगा, ठीक है। आह, डोरेमोन, अब इसे जाने के बाद समझ में आएगा, पहले कैसे कर सकते हैं। हम कभी गए नहीं ना है। हाँ, ठीक है। आप लोग क्या पता चले जाइए, हम लोग नहीं जा सकें, हो सकता है ऐसा भी नहीं। और 20वें में 80 साल, 80 साल अभी हम लोग जिएंगे तब न जा करके वहाँ पहुँचेंगे। 80 साल और का मतलब अभी 25 27 28 चलिए रहा है, 8 2 10, 100 से अधिक साल जिएंगे तब न, संभव है ना। चलिए, अरे आप तो पहुँच जाइएगा। अरे अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 19वीं शताब्दी से जो भी चीजें हुई थी, कौन शताब्दी की बात कर रहा है, 20वीं शताब्दी में जो सब चीजें हुई थी, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1900 वाला साल। ठीक है, 1900 वाला साल, 1900 वाला साल क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास में, पता है आपको? क्योंकि नहीं इसमें, नहीं 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 नहीं, महात्मा गांधी जो है ना सबसे पहले अफ्रीका से लौटे थे, जहां तक हमको याद है 1914 में, 1914 में वो अफ्रीका से लौटे थे। और पूरा 1900 आपका 47 तक पूरा रिवॉल्ट चला था ये। हाँ, कुछ ना कुछ चलते रहा था बीच बीच में, एक चलाए वो फेल किया, फिर दूसरा चलाए, फिर तीसरा फेल किया, फिर चौथा चला, इस तरह से करके रिवॉल्ट एक के बाद दूसरा चलता ही रहा 1947 तक, जब तक कि हम लोग को आज़ादी नहीं मिल गया। ठीक है, तो इसलिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ हम लोग को घटना इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए, अब हम लोग समझेंगे इसमें, इस चैप्टर में, कि जो भी स्टोरीज 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हुआ था, कांग्रेस किस तरह से पूरे देश में मूवमेंट चलाई, किस तरह से अलग अलग दूसरे दूसरे जो सोशल ग्रुप्स थे वो पार्टिसिपेट किए मूवमेंट में, और नेशनलिज्म जो है किस तरह से लोगों के मन में बैठ गया, लोग किस तरह से राष्ट्रवादी हुए, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ, खिलाफत मूवमेंट चला, और नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन। ठीक है, कॉपरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग करना, नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग, यानी सहयोग नहीं करना। ठीक है,
नाश्ता पानी हो गया है ना कि ठीक उठे हैं? 4 बजे पढ़ाई कर रहे थे? बढ़िया है, बढ़िया है, पढ़िए पढ़िए, बढ़िया पढ़िए। यही उम्र है, देखिए 15 ईयर तक के उम्र में जो है ना दिमाग का बौद्धिक विकास होता है, 15 साल की उम्र तक। मतलब 18 साल, 15 से 18 साल के बीच में आपको कठिनाई फिर समझ में आने लगता है, लेकिन आप समझ जाते हैं। 15 साल तक की उम्र में आपका दिमाग विकसित होता है, डेवलप होता है। तो जो विद्यार्थी अपने माइंड को डेवलप करना चाहता है वो 15 साल तक का जो भी स्टूडेंट है वो तो एकदम जितना अधिक पढ़ सकेगा उतना अधिक दिमाग में रख पाएगा। ये भगवान शक्ति मिला है। 15 साल तक जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 से 18 साल तक जब आप जाइएगा तो आपको फिर थोड़ा कम समझ में आना शुरू होगा, उतना ज्यादा जो है शार्प नहीं रहेगा। अब फिर 18 के बाद से चलिएगा तो 25, 26, 27 तक में जाकर के आपका फिर मस्तिष्क धीरे धीरे अब चीजों को गैदर करना बंद करेगा, है ना। फिर आप रिवीजन कर करके चीजों को याद रख पाएंगे। इस सब एज में क्या होगा, एक बार जिस चीज को बढ़िया से पढ़ लेंगे वो चीज याद रह जाती है लगभग। समझ रहे बात को? इसलिए अब मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए 1919 के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो नए नए क्षेत्रों में पहुंचने लगते हैं। अलग अलग नए नए सामाजिक जो संगठन हैं वह जुड़ने लगते हैं और नया तरीका हो जाता है क्या करने का, स्ट्रगल करने का, यानी कि लड़ने का। सरकार से नया तरीका हो जाता है, विरोध प्रदर्शन करने का नया तरीका हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, जो युद्ध हुआ, कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसमें क्या हुआ कि हर जगह पर इसका बहुत ही अलग अलग प्रकार का आर्थिक व राजनीतिक जो है स्थिति उत्पन्न हुआ इस युद्ध के कारण। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि डिफेंस में यानी कि रक्षा खर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ी, क्योंकि सैनिक जाकर वहां सीमा पर लड़ रहे थे। और उस खर्च को प्राप्त करने के लिए बहुत जगह से लोन लेना पड़ा, फाइनेंस करना पड़ा, है ना। आपको अगर पता होगा तो अमेरिका जो है इस सब में आगे था। अमेरिका कहता था किसी देश को, चलो तुमको युद्ध करना है, तुमको पैसे की जरूरत है, आओ हम पैसा तुमको देते हैं, हमसे तुम लोन ले लो, बाद में चुकाना हमको। हाँ, तो इस तरह से करके जो है बहुत सारा देशों को, है ना, लोन दिया ये। उसके बाद क्या हुआ, देश के अंदर जिस देश में मान ली लोन लिया हुआ है, अब उस लोन की भरपाई वो कैसे करेगा, अपने देश के अंदर जो टैक्स सिस्टम है उस टैक्स सिस्टम को बढ़ा करके, टैक्स का जो रेट है उस टैक्स रेट को बढ़ाएगा तभी ना। तो टैक्स रेट को बढ़ाने लगे लोग, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स को लाया गया उस समय। इसके पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था। इनकम टैक्स क्या है, जो आपकी आय है, जो आपकी इनकम है उसका एक भाग, आपकी इनकम का एक पार्ट, चाहे वो 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं इस चीज पर, आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से जो लगने वाला राशि है उस राशि को आपको जो है सरकार को देना होगा। ठीक है, एज अ टैक्स, कर के रूप में। वही जिसका कि सरकार इस्तेमाल करेगी स्वास्थ्य सुविधाओं में, रक्षा में, है ना, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। इस सब चीजों के लिए सरकार जो है पैसा कहाँ से लाएगी, सरकार के पास कोई आमदनी का स्रोत तो है नहीं, सरकार पैसा कहाँ से प्राप्त करती है, टैक्स से। टैक्स से और रेवेन्यू से, सरकार का पूरा खर्च जो है वो चलता है टैक्स सिस्टम से और रेवेन्यू से। दो ही चीज है जिससे कि सरकार को पैसा मिलता है, एक तो टैक्स, दूसरा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई जमीन खरीदे, मान लेते हैं ये जमीन आप खरीदे हैं। अब आप जमीन को जब खरीदे हैं तब फिर आप वहां पर लैंड रजिस्ट्रार के पास जाइएगा इस जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए, है ना, निबंधन कराने के लिए, इसको अपने नाम पे लिखवाने के लिए। तो
उसमें क्या कहेगा सर, वो कहेगा देखिए आपको 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर लेके आना होगा, उस 1000 के स्टाम्प पेपर पर ही लिखाएगा और उसी पर जो है आपका, है ना, जो है वो लिखा जाएगा। और उसके बाद उसका आपको 1.5% या 2% या 3%, जिस स्टेट में जैसा होगा इतना परसेंट आपको जो है क्या करना होगा, रिवेन्यू देना होगा। किसको? सरकार को, गवर्नमेंट को, दिखाने का खर्च। हाँ। अमीन तो नापता है, ये आपका वहाँ पर जो कर्मचारी बैठते हैं ना भागलपुर में या आपके जो डिस्ट्रिक्ट में, लैंड रजिस्ट्रार कहते हैं उसको, उनका काम होता है। स्टाम्प ड्यूटी तो आपको देना ही पड़ता है जितना पैसा है। उसके बाद जमीन जितने का आप लिखवा रहे हैं, टोटल अमाउंट जो है आपका 1 लाख है या 10 लाख है, उसका कुछ परसेंट जो है होता है सरकार को देना पड़ता है। बहुत कम रहता है, मिनिमल रहता है, तो उस टैक्स वगैरह जोड़ करके अपना लगता है पैसा। तो वही जो है रिवेन्यू के रूप में कलेक्ट होता है सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में। समझ आपको? तो इस तरह से सरकार अपना जो है खर्चा चलाती है। सरकार के पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। हम ही लोग जो है टैक्स के रूप में जो जो पैसा देते हैं उसी सरकार चलती है। उसी से हम लोग को स्वास्थ्य, पढ़ाई, शिक्षा और अदर जो भी चीजें हैं उसके ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है। ठीक है। अब देखिए, साल जो था आपका 1913 और 1918 का जो साल था, 1913 से लेकर के 1918 का ईयर जो था बहुत ही क्रूशियल ईयर था। इस समय में जो है हर चीज के दाम बढ़ने शुरू हो गए, दोगुना होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जो है देश पे कर्ज था बहुत ज्यादा, वॉर के लिए पैसा बहुत लिया था, और इसकी वजह से जो कॉमन पीपुल थे, जनरल लोग थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, दबाव आ गया। अच्छा, उसी समय में क्या हुआ, जो गांव के किसान सब थे या गांव के ग्रामीण लोग थे, उनको भी जो है सोल्जर के लिए यानी कि सेना में भर्ती किया जाने लगा जबरदस्ती। हाँ। और रूरल, बजरंगी भाई ने दिखाया है। नहीं, जबरदस्ती, जबरदस्ती जो है, क्योंकि सेना सेना में तो आदमी चाहिए ना। अब कोई आदमी जो है दूसरे के देश के लिए क्यों लड़ेगा? अच्छा, युद्ध तो इंडिया के साथ तो हो नहीं रहा था, युद्ध किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन के साथ युद्ध हो रहा था। उस समय यूरोप में कुछ कंट्री जो थी वो जो है ताकतवर देश के रूप में उभर रही थी। जैसे स्पेन था उस समय का, जिसको पोर्टुगल कहते हैं, पोर्टुगीज या पोर्टुगल। और आपका फ्रांस था, ब्रिटेन था। ये सब देश जो थे औपनिवासिक देश बनाना शुरू, मतलब अपने उपनिवेशवाद की नीति अपनाना शुरू कर दी। दूसरे देश में जा करके वहां पर से फिर व्यापार करना, और व्यापार के बाद फिर वहां पर कब्जा करना, इस तरह का जो सिस्टम शुरू कर दिए थे ये लोग। तो ये लोग देश में फिर आपस में जो है युद्ध हुआ, इस वजह से कि वहां पर कितना जो है आपका क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में जो है कौन रहेगा, कौन उस क्षेत्र में जो है व्यापार करेगा, इसको लेकर के उन लोगों के बीच में युद्ध होता रहता था। तो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध हुआ। अब ब्रिटेन का युद्ध हो रहा है कहीं पर किसी देश के साथ में, इंडिया का युद्ध तो है नहीं कि इंडिया के लोग जाकर के उसमें लड़ेंगे। लेकिन चूंकि आपका इंडिया जो है एक पार्ट है ब्रिटेन के उपनिवेशवाद का, यानी इंडिया में क्या है, कॉलोनीज है किसके? ब्रिटेन की। ब्रिटेन आके यहाँ राज कर रहे हैं, तो जबरदस्ती यहाँ के जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, उनको अपने सेना में भर्ती करना शुरू कर दिए। जबरदस्ती जाओ तुम लड़ो, जबकि बंदूक का बौ नहीं जानता है ना, गन का जी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसको लड़ने के लिए जबरदस्ती सेना में रिक्रूटमेंट करने लगे। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा की स्थिति आ गई। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, सरकार आके जबरदस्ती कहेगी नहीं चलो तुमको लड़ना है, तो खुशी नहीं है ना होगा, वो भी नहीं कि भारत के लिए लड़ना है, कहेगा चलो तुमको इंग्लैंड के लिए लड़ना है। एक्चुअली भारत में रहना है, इंग्लैंड के लिए क्यों लड़ेंगे? समझ रहे हैं बात को? अच्छा, और तो क्या हो रहा है, दाम हर चीज का डबल हो जा रहा है। जो चीज 5 रुपया में मिल रहा था उसका दाम बढ़ गया, डबल हो गया, 10 रुपया में वही सामान खरीद रहे हैं। तो लोग के पास उसमें आय का सीमा बहुत कम था, स्रोत बहुत कम था। ज्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थे, है ना। तो स्रोत बहुत कम था, बहुत ज्यादा पैदावार उस समय नहीं होती थी। ये था कि हम सब बाकी काम चला देते थे। अच्छा, दूसरा क्या है कि
किसान जो होते थे वो तो बहुत गरीब होते थे, जमींदार जो थे उनके पास ज्यादातर जमीन होती थी, और जमींदार की जमीन से लेकर के ही वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे उसके ऊपर। तो अपना कोई खेत तो था नहीं, उसमें भी जमींदार उसके ऊपर कई तरह के जो टैक्स लाद देते थे। तो इस तरह से करके वाइड स्प्रेड धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष पनपने लगा, और धीरे धीरे करके यही जो है असंतोष रिवोल्ट का यानी विद्रोह का कारण बना। इस चीज को भी इस चक्कर में आप धीरे धीरे समझेंगे। 1918, 1919 और 1920, 1921 के बीच में क्या हुआ, बहुत जगह का, बहुत भारत देश के बहुत सारे भाग का जो फसल था वो बर्बाद हो गया। और फसल बर्बाद होने के कारण क्या हुआ, एक्यूट शॉर्टेज हो गया फूड का, यानी उस समय देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब भुखमरी की स्थिति देखिए क्या क्या होने लगा। पहले 1913 से 1918 तक चीजों का दाम दोगुना बढ़ गया, ये सब चीज को ऐसे याद रखिए, चीजों का दाम दोगुना बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, 18-19 में और 19-20 में, लगले है याद रखिएगा, या 20-21 में, 18-19 में और 20-21 में क्या हुआ, क्रॉप जो थे फेल कर गए भारत के बहुत सारे देशों राज्यों में, ठीक है। यानी कि सूखा कहीं पड़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर कुछ हो गया, जो वहाँ फसल थी बर्बाद हो गई। अब लगले क्या हुआ, उसी समय इन्फ्लुएंजा आ गया। इन्फ्लुएंजा समझते हैं ना, बीमारी, अभी कोरोना है। कोरोना जो है, जिस तरह से कोरोना अभी भयावह है, उसी तरह से इन्फ्लुएंजा उस समय भयावह था, बहुत ज्यादा। अवेयरनेस नहीं था उस समय कुछ भी, अभी तो बहुत आपका साधन है, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई हाथ धोना है, ये करना है, वह करना है, वैक्सीन है, प्लांट है, करना है। तो इन्फ्लुएंजा से कुछ नहीं था। जब जनगणना जब हुई 1921 में, 1921 में जब जनगणना की गई, तो 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे भूखमरी। 12 से 13 मिलियन लोग, 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे वो डेड हो गए थे। किस किस कारण से, भूखमरी और हाँ आपदा, एपिडेमिक के कारण। लोगों ने सोचा, आशा किया था कि जब मान लीजिए कि आपका वार खत्म हो जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उनकी कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि चलिए कोरोना खत्म होगा तो हम लोग, है ना, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब चीज ठीक हो जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मान के चलिए कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना कभी खत्म होने वाला है, सबको वैक्सीन पड़ जाएगा, अभी 10-15 साल तक तो कोरोना खत्म नहीं होगा। अब देखिए इसी स्टेज पर क्या हुआ, एक नए नेता उभरे और एक नए मोड ऑफ स्ट्रगल को उन्होंने जन्म दिया, एक नया तरीका से जो है लोगों को जगाया। सबसे पहले क्या हुआ, सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द जो है, एक हिंदी का शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, इसी कहते हैं सत्याग्रह। तो सबसे पहला जो चीज कंसेप्ट आया था वो था सत्याग्रह कंसेप्ट। महात्मा गांधी 1915, जनवरी 1915 में रिटर्न हो गए थे इंडिया में, भारत में आ गए थे। कब, जनवरी 1915 में। कहीं कहीं 1915 लिखता है, कहीं कहीं 1914 लिखता है। अब देखिए साउथ अफ्रीका में ये अपना बैचलरेट की डिग्री पूरा कर रहे थे, एक लॉ पढ़ करके आए हुए थे, है ना। वहां पर क्या था, अफ्रीका में भेदभाव बहुत होता था गोरे काले का। इन्होंने क्या किया था, जब ये ट्रेन से जा रहे थे और इनको क्या किया गया, बीच रास्ते में ट्रेन से उतार दिया गया था। तो आगे तुम कहाँ चढ़ गए थे, जबकि इनके पास टिकट भी था, तो फिर भी इनको जो है ट्रेन से उतार दिया गया था। तो उसके बाद क्या किए, ये कहे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर वहां पर ये इसी तरह का सत्याग्रह कैंपेन चलाए, और फिर वहां की सरकार को झुकना पड़ा था इनके स्थिति में, और वहां पर फिर रेसिस्ट को खत्म करने के लिए इनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया था। तो वहां भी जो रेसिस्ट था
उसको एक बहुत अच्छा मेथड मास एजिटेशन कि लोगों को जागरूक कर देना, लोगों को जगा देना, जिनको कि वो क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे, सत्य के लिए आग्रह करना। यही सत्याग्रह जो था, इसके अंदर जो खास चीजें थी क्या क्या थी, पावर ऑफ ट्रूथ, सच की, सच्चाई की जो शक्ति थी, और सच को खोजने की जो जरूरत थी, ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी सत्याग्रह के आइडिया के पीछे। इट सजेस्टेड दैट इफ कॉज वाज ट्रू, सत्याग्रह कहता था कि यदि आपका जो कारण है वो सही है, तो आप जिसके खिलाफ, अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, तो कोई फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है जीतने के लिए। बिना आप किसी से बदले की भावना रखे हुए, बिना आप किसी के ऊपर जो है दबाव बनाए हुए, एग्रेसिव हुए, किसी को मारे पीटे बिना भी आप जो है शांति के रूप से क्या कर सकते हैं, आप अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। नॉन वायलेंस से, यानी अहिंसा से आप अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ पर का, इस कोट को आप कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, आइडिया क्या था सत्याग्रह का? सत्याग्रह का आइडिया क्या कहता था कि यदि जो है आप सही हैं, इफ द काउज वाज ट्रू, अगर आपका जो कारण है लड़ने का वो सही है, अगर आपका जो लड़ाई है वो किसके साथ है, अन्याय के साथ है, इनजस्टिस के साथ है, तो कोई आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है सामने वाले से लड़ने के लिए। आप बिना दूसरे का बुरा चाहे, बिना दूसरे से बदले की भावना रखे हुए, बिना अग्रेसिव, बिना मार पिटाई किए हुए, एक सत्याग्रही जो है वह लड़ाई को जीत सकता है अहिंसा के मार्ग पर चल करके। उसके लिए हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये किसका आइडिया था? ये आइडिया था सत्याग्रह का। हाँ, सत्याग्रह इस चीज को कहता था, यदि आपका कारण जो है लड़ने का वो सही है, आप सही इसका लड़ रहे हैं, ये नहीं कि आप अपने मन को पूरा करने के लिए कि मैं, हमको लड़ना ही है, मने है इसलिए आप बैठ गए, उचित नहीं। आपका काउज सही है, अगर आप किसी के भलाई के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, कोई चीज के इसके लिए आप अगर लड़ रहे हैं किसी के विरोध में, आपका कारण अगर सही है लड़ने का, है ना, तो आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आप यदि अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी पर अन्याय हो रहा है और उसके लिए आप उससे लड़ रहे हैं दूसरे से, ठीक है, कमजोरों को दबाया जा रहा है, तो आप फिर उसके लिए अगर लड़ रहे हैं, है ना, बिना आप एग्रेसिव हुए भी, बिना आप हिंसा किए भी आप युद्ध को जीत सकते हैं। यही आइडिया था किसका? सत्याग्रह का। आप समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसेंस ऑफ द ऑपरेसर। अच्छा, ये कैसे किया जाएगा कि जो वहां पर अन्याय कर रहा है, आप उससे अपील कीजिए, आप उसको समझाइए, आप उसको बताइए कि आप ये गलत कर रहे हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स, ऐसे लोग जो कि ऑपरेसर है, उनके साथ साथ बाकी सभी जो लोग हैं उनको भी मानना पड़ेगा सच्चाई को, सच जो है उसका साथ देना होगा, है ना। इसके जगह पर कि वो क्या करें, अपने वायलेंस का, यानी कि हिंसा का उपयोग करें, इसकी जगह पर उसको जो है सच को मानना पड़ेगा, वो खुद मानेंगे इस बात को। और इस स्ट्रगल से, आपको कौन सा स्ट्रगल से, ये जो नॉन वायलेंस है उसके, ये आपका सत्याग्रह का जो स्ट्रगल है उससे आप क्या होगा, लास्ट में जीत आपकी ही होगी। समझे? सच की हमेशा जीत होती है। सत्याग्रह करके आप सच की जीत को सुनिश्चित कीजिएगा। तो महात्मा गांधी यह मानते थे, बिलीव करते थे कि यह जो धर्म है किसका, अहिंसा का, वह सभी जितने भी भारतीय हैं उन सबको एक साथ जोड़ सकता है ना। इसलिए उन्होंने कहा भी था कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसा लिखा हुआ है हम लोगों के इसमें भी लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा क्या है, परम धर्म है। सबसे पहले हम लोगों को अहिंसावादी बनना चाहिए, हम लोग को तुरंत हिंसा नहीं कर देना चाहिए, किसी कोई बात हुआ जाकर लड़ ली तुरंत में नहीं, पहले समझिए, समझाइए, है ना, सत्याग्रह का राह अपनाइए। ये थॉट था महात्मा गांधी का। हाँ, अरे उत्पाद वाला, इसके बाद एक लाइन और है ना, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस लाइन को, ऊपर लाइन सब जानता है, जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि ये अभी लाइन है, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि धर्म की अगर बात हो जाए, धर्म के लिए हिंसा करना भी जायज है, ये बात की बात है।
लेकिन पहले हम लोग याद रखेंगे अहिंसा परमो धर्म, जैसे नियम पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से याद रखेंगे, है ना, शास्त्र की बात को याद नहीं रखेंगे। क्लियर है? बोले कोई दिक्कत? भारत में जब वो आए महात्मा गांधी तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया, सत्याग्रह आंदोलन को अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले 1916 में, कितने में, 1916 में वो कहाँ आए, बिहार के चंपारण में। वहां पे आए, बताइए, बिहार के चंपारण में। चंपारण किधर है पता है आपको? बिहार के, जैसे बिहार है ना आपका, तो बिहार में यहाँ पर चंपारण है, ऊपर साइड में। नेपाल आपका यहाँ पर हो जाता है कुछ इस पोजिशन पर। बिहार टच करता है नेपाल बॉर्डर से, लेकिन चंपारण में नहीं टच करेगा आई थिंक। ये टच आपका यहाँ इस तरह से होता है, नेपाल, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका बिहार हो गया, नेपाल और आपका इधर यूपी और बिहार इस तरह से आपस में टच करता है एक दूसरे को। आपका चंपारण का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र होता है, ये आपका चंपारण का क्षेत्र होता है। चंपारण में दो चंपारण है, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। हाँ, बिहार यूपी दिखाए आपको ना, ये नेपाल है आपका, और यहाँ पर आपका बिहार है, ये बिहार आपका इसको टच कर रहा है, और यूपी भी इसको टच करता है। यूपी, बिहार और आपका नेपाल एक दूसरे को एक जगह पर जाकर के सीमा पर टच करता है। जैसे यूपी में गोरखपुर वगैरह क्षेत्र जो है आपका, वो सब टच करता है नेपाल को। चलिए, तो सबसे पहले 1916 में उन्होंने कहा है वो, चंपारण में। कहाँ पर आए थे? चंपारण में। चंपारण में क्या हो रहा था? चंपारण क्यों गए थे? तो एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजीव शुक्ल। ठीक है, ये राजीव शुक्ल जो थे वो एक स्थानीय नेता थे। तो यही गए थे गांधी जी से ये बात बताने के लिए कि यहाँ पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। सॉरी, राजीव शुक्ल कर, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजीव था, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, क्या हो रहा था यहाँ पर, तीन कठिया प्रणाली थी, तीन कठिया, कठिया में कट्ठा, तीन कठिया प्रणाली क्या थी कि यहाँ पर ओपीएम की खेती होती थी। ओपीएम यानी क्या होता है? अफीम। अफीम की खेती होती थी। और अफीम की खेती में क्या होता था कि जैसे आपका अगर 4 कट्ठा का लैंड है, तो आप 3 कट्ठा में उसमें कुछ भी बोइए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन जो 1 कट्ठा आपके पास लैंड बच गया, उसमें आपको अफीम बोना ही बोना पड़ेगा। इट वॉज मैंडेटरी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश सरकार के लिए मैंडेटरी किया गया था कि आप यहाँ के विलेजर्स जो थे आपके बिहार के, चंपारण के, इनको कहा गया था कि आप जो है इस 3 कट्ठा प्रणाली को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप 3/4 में कुछ भी कीजिए, लेकिन 1/4 हिस्सा जो है उसमें आपको जो है ओपीएम बोना ही पड़ेगा, अफीम की खेती करनी ही पड़ेगी। अब अफीम के साथ दो बात था, एक तो क्या था, इसकी जड़ें लंबी होती थी। अच्छा, अफीम के साथ साथ क्या था, एक और चीज था, इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नील। नील की भी खेती होती थी वहां पर। ठीक है, अब इसमें दोनों में चीज क्या था कि अफीम की जो खेती होती थी तो, या नील की जो खेती होती थी, इनकी जड़ें जो है बहुत लंबी होती थी। ठीक है, तो इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती थी, एक चीज। दूसरा क्या था कि ये जो है जिस जमीन पर होती थी, उस जमीन को धीरे धीरे करके बंजर बना देती थी।
इनफर्टाइल। इसलिए वहाँ के जो प्लांटेशन वाले लोग थे, जो किसान सब थे, नहीं चाहते थे कि वहाँ पर खेती करें। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आइडिया दी, फिर वहां चलेंगे हम लोग बात करें। 1916 में वो क्या हुए, चंपारण, बिहार के चंपारण में गए, है ना। पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन सिस्टम का विरोध कर रहे थे वहां पर के किसान, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, तो इसलिए महात्मा गांधी सबसे पहले वहां गए। फिर 1917 में उन्होंने क्या किया, एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात पड़ता है, वहां के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, गुजरात के खेड़ा में क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया था, फसल बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी, और एक प्लेग आया था, प्लेग महामारी फैल गई थी। तो वहाँ किसान जो थे वो रिवेन्यू यानी कि लगान देने के सूरत में नहीं थे, और वो डिमांड कर रहे थे कि जो रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन है उसमें छूट दी जाए, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी। तो उसके लिए फिर वो 1917 में कहाँ गए, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रहेगा। 1915 में क्या हुआ, वो बिहार आए, सॉरी इंडिया आए। 1916 में वो बिहार आए महात्मा गांधी, चंपारण में। 1917 में कहाँ आए, खेड़ा। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, किसकी समस्या के लिए, पीजेंट्स की समस्या के लिए। पीजेंट की क्या समस्या थी खेड़ा में, क्रॉप फेल्योर हो गया था, और क्या हो गया था, प्लेग फैल गया था, और इस वजह से क्या था, ये लगान यानी रिवेन्यू देने की सूरत में नहीं थे। ये चाहते थे कि हमारा रिवेन्यू खत्म किया जाए, टैक्स हमारा समाप्त किया जाए, और ब्रिटिश सरकार इसको मान नहीं रही थी, तो उसके लिए वो गए थे वहां पर। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के, है ना, के लिए गए थे वहां पर अहमदाबाद। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन। कौन सा मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा हुआ था, है ना, कॉटन मिल मजदूर आंदोलन। क्लियर है। उसके बाद फिर वो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो आपको कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग कांड के बाद, तो फिर उन्होंने एक देशव्यापी जो है मूवमेंट चलाया था। तो इस तरह से करके ज्यादातर देखिए हम लोग जो है गांधी जी से जुड़े हुए इसमें जो है चीजों को पढ़ेंगे। गांधी जी ने क्या किया, रॉलेट एक्ट है, उसके बाद फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। बहुत मजा आएगा। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, जिसके बाद उन्होंने फिर अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसमें क्या हुआ था जानते हैं, लोगों ने मिलकर के क्या किया था कि पुलिस के साथ झड़प हो गई थी लोगों की, और उन्होंने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी थी, पुलिस चौकी में ही। नहीं नहीं नहीं, वो भगत सिंह का केस नहीं था। इसमें वहां पर ऐसे ही प्रोटेस्ट हुआ था गोरखपुर में, तो प्रोटेस्ट जो है क्लैश हुआ पुलिस के साथ में, और पुलिस जो है वहां पर कुछ वहां पर मन, हाँ, तो पुलिस वालों को क्या हुआ, इन लोगों ने आग लगा दिया था। वहाँ लगभग 14 से 22 के बीच में पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। तो वायलेंस, तो अहिंसावादी थे महात्मा गांधी, तो वहाँ वायलेंस हो गया, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसके बारे में भी बताएंगे आपको कैसे कैसे हुआ था। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि जो है दांडी मार्च हुआ था। 78 सहयोगियों के साथ जो है वो दांडी मार्च निकाले थे महात्मा गांधी। और फिर उसके बाद जो है 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों को 1947 में जाकर के और हाँ आज़ादी मिली थी।